गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हरदीप सिंह सिद्धि विनायक एजुकेशन ट्रस्ट स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे आज राष्ट्रपति की उन्मुक्तियों की। तो राष्ट्रपति की जो उन्मुक्तियां हैं, इनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361(1) के तहत किया गया है। इसमें भारत के राष्ट्रपति के लिए प्रावधान किया गया है कि वे अपने पद और उनकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए कार्यों के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। अर्थात राष्ट्रपति की पद के दौरान जो जो शक्तियां उनको दी गई हैं, उन शक्तियों का प्रयोग जब राष्ट्रपति करता है तो उन कार्यों के लिए उनको न्यायालय में जवाबदेह नहीं रखा गया। इसी में आर्टिकल 361 सेकंड का प्रावधान किया गया है। 361 सेकंड ये कहता है कि पदावधि के दौरान आपराधिक मुकदमा व दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। आपराधिक मुकदमा एवं दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके कहने का अर्थ हुआ कि यदि उसके कार्यकाल के दौरान कोई कार्य यदि विशेष स्थितियों में गलत भी हो जाता है तो उसके ऊपर विधान किसी भी प्रकार के मुकदमे या दंडात्मक कार्रवाई के लिए कोई भी प्रावधान नहीं कर सकता। इसी उन्मुक्ति में अनुच्छेद 361 थर्ड का भी दोस्तों प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 361 थर्ड के तहत यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके पदावधि के दौरान बंदी नहीं बनाया जा सकता। तो जब तक वो अपने पद पर कार्य कर रहा है उस दौरान राष्ट्रपति को बंदी बनाने का भी प्रावधान संविधान में नहीं किया गया। लेकिन इसके साथ साथ एक व्यवस्था और की गई है अनुच्छेद 361(4) के तहत। 361(4) यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति व्यक्तिगत सिविल कार्यवाही के दौरान यदि कोई कार्रवाई होती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को 2 माह पहले सूचित करना होगा और उसके उपरांत सूचित करने के उपरांत राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। तो इन आर्टिकलों के तहत अनुच्छेद 361(1), 2, 3 और 4 के तहत राष्ट्रपति पद की इन उन्मुक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद संविधान में राष्ट्रपति को और भी शक्तियां दी गई हैं, तो उनके बारे में हम आज बात करेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियां। तो दोस्तों, राष्ट्रपति को अपने कार्यों का संचालन करने के लिए 2 प्रकार की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। एक तो सामान्यकालीन स्थितियों के लिए और दूसरी आपातकालीन स्थितियों के लिए। तो पहले डायग्राम के माध्यम से इसमें हम देखेंगे कि सामान्य काल में
राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां दी गई हैं। तो सामान्य काल में कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां, उसके बाद विधायी शक्तियां, उसके बाद वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और निषेधाधिकार। ये पावर राष्ट्रपति को सामान्य काल के दौरान प्रदत्त होगी। इसी प्रकार आपातकाल की यदि हम बात करें तो आपातकाल में अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 व अनुच्छेद 360 के तहत ये आपातकालीन शक्तियां भी राष्ट्रपति को प्रदत्त की गई हैं। तो अभी हम वन बाय वन सबसे पहले सामान्य काल शक्तियों की बात करेंगे। तो सामान्य काल में पहली जो शक्ति राष्ट्रपति को प्रदत्त है वह है कार्यपालिका से संबंधित। तो दोस्तों, कार्यपालिका से संबंधित जब हम शक्तियों की बात करते हैं तो इन कार्यपालिक शक्तियों के तहत राष्ट्रपति को अनेकों अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, जैसे केंद्रीय नियुक्तियों के संदर्भ में। तो केंद्र सरकार द्वारा जितनी भी प्रकार की नियुक्तियां की जाती हैं उन नियुक्तियों के संदर्भ में संपूर्ण अधिकार राष्ट्रपति को सौंपे गए हैं। तो इसमें हम विशेष पदों की जैसे हम बात करेंगे, जैसे कि अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 के तहत दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग व संयुक्त लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया है। तो इन आयोगों के जो प्रमुख हैं, जिनको आयुक्त कहा जाता है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके बाद अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग, तो इस चुनाव आयोग का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा अनुच्छेद 280 की यदि हम बात करते हैं तो 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा अनुच्छेद 338 की यदि हम बात करते हैं, जिसके तहत अनुसूचित जाति आयोग व अनुच्छेद 338 ए के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग, तो इन आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति भी
राष्ट्रपति करता है। इसके बाद अनुच्छेद 340 के तहत जो ओबीसी आयोग का गठन किया गया है, इस आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इन आयोगों के अलावा जैसे अनुच्छेद 74 के तहत हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन किया गया है और मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 75 के तहत जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में जो प्रावधान किए गए हैं, तो इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अब यहां नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की जब हम बात करते हैं, या तो बहुमत दल का नेता या फिर सबसे बड़े दल का नेता, इनमें से जो भी स्थितियां हो, उन स्थितियों में राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार रखता है। इसके अलावा राज्यों की जब हम बात करते हैं, 155 राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में भी राष्ट्रपति को अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 76 की जब हम बात करते हैं, तो इसके तहत महान्यायवादी और अतिरिक्त महान्यायवादी की नियुक्ति का भी प्रावधान राष्ट्रपति द्वारा ही किया गया है। इन संवैधानिक व्यवस्थाओं के अलावा कुछ एक ऐसे भी आयोग हैं जो संविधान के बाद, या हम ये कह सकते हैं संविधानों उत्तर संस्थाओं के रूप में गिने जाते हैं, उनके अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसमें हम प्रमुखतः हम दे सकते हैं अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, उसके बाद माइनॉरिटी विभाग। इनके प्रमुख जो हैं ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इन आयोगों के अलावा कुछ और आयोग भी हैं, जैसे विधि आयोग है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। तो हम ये कहते हैं कि कुल मिला के केंद्र स्तर पर जो प्रमुख नियुक्तियां की जाती हैं, ये सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। इसमें जो तीनों सेनाएं हैं हमारी, इन तीनों सेनाओं के जो प्रधान सेनापति हैं, इन प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 70 के तहत की जाती है। अब देखो दोस्तों, सामान्य काल में जो कार्यपाली शक्तियों की हम बात करते हैं, उसके बाद दूसरी जो शक्तियां यहां हमें राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त हैं, तो वे हैं विधायी शक्तियां। तो विधायी शक्तियों में भी अनेक अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किए गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 के तहत
राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले भंग करने का अधिकार रखता है। तो ये जो अधिकार राष्ट्रपति को प्रदत्त है, ये अनुच्छेद 85 के तहत दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 108 के तहत ये प्रावधान किए गए हैं कि यदि संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाते हैं तो इन संसद के संयुक्त अधिवेशनों को बुलाने का अधिकार अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को दिया गया है। और ये संयुक्त अधिवेशन अब तक 3 बार बुलाए जा सकते हैं। सबसे पहले 1961 दहेज निषेध अधिनियम, 1978 बैंकिंग सेवा अधिनियम और 2002 कोटा अधिनियम। तो इन 3 अधिनियमों के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशनों का आयोजन किया जा चुका है। यहां एक चीज और विशेष देखने लायक है अनुच्छेद 108 में कि संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन संसद के संयुक्त अधिवेशन की जब अध्यक्षता की बात आती है तो इसके संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में ही यह संयुक्त अधिवेशन संपूर्ण होते हैं। इसके बाद विधायी शक्तियों में राष्ट्रपति को कुछ और भी अधिकार दिए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 111। दोस्तों, अनुच्छेद 111 का जो प्रावधान किया गया है वो साधारण विधेयक की स्थिति में यदि कोई भी विधेयक दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों के लिए भेजा जाता है। और जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों के लिए किसी विधेयक को भेजा जाता है तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को अनुच्छेद 111 के तहत अपने पास बुलाता है। या हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 111 के तहत साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। और ऐसी स्थिति में जब कोई भी विधेयक पुनर्विचार के लिए बुलाया जाता है तो यदि दोनों सदनों से पुनर्पारित हो जाता है तो ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता भी नहीं होती। थैंक यू।